नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। सभी साथियों का लाहौर पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ राज व्यवस्था की चर्चा को लेकर। आज हम राज व्यवस्था के आगे के बिंदुओं पे चर्चा करना शुरू करेंगे। कल की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, टॉपिक का नाम था राज्यपाल। आ जाइए, राज्यपाल से संबंधित जो बिंदु है उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल की शक्तियों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और हमने पढ़ा था कि राज्यपाल पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से में 153 से लेकर 162 तक है। अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल पद का उल्लेख है। और हमने ये भी समझने का प्रयास किया था कि भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्यपाल पद का जिक्र किया गया है। ठीक है, पिछली क्लास में हम जिस बिंदु पे बात कर रहे थे वो हम बिंदु पढ़ रहे थे राज्यपाल की शक्तियां। और राज्यपाल की शक्तियों के क्रम में हम राज्यपाल की एक शक्ति बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूरी कर चुके हैं और शक्ति का नाम था कार्यपालिका शक्ति। कौन सी शक्ति? कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति को हम पढ़ चुके हैं। कल की क्लास में हम राज्यपाल की विधायी शक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे। राज्यपाल की विधायी शक्ति के बारे में बात कर रहे थे। आ जाइए, विधायी शक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। विधायी शक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी सर, एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिए, ऑडियो और वीडियो में कोई दिक्कत ना हो, है ना। एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, कंटिन्यू करूं। चलिए, कल की क्लास में हमने राज्यपाल की विधायी शक्तियों को पढ़ना शुरू किया था और राज्यपाल की विधायी शक्ति में हमने पहला जो बिंदु पढ़ा था वो पढ़ा था आर्टिकल 171 सब क्लोज थर्ड। आर्टिकल 171 सब क्लोज थर्ड, इसकी हमने बहुत डिटेल में बात कर ली थी। हमने समझ लिया था कि किस तरीके से राज्यपाल जिन राज्यों में विधान परिषद है उन राज्यों में विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य क्या करता है, मनोनीत करता है। जिस तरीके से राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है उसी तरीके से राज्यपाल अपने अधिकार का प्रयोग करता है। ठीक है ना। फिर हमने समझने का प्रयास किया था आर्टिकल या अनुच्छेद 333 को। अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 333 में हमने समझने का प्रयास किया था कि राज्यपाल राज्यों की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता है यदि राज्यपाल को महसूस हो कि किसी राज्य में आंग्ल भारतीय बड़ी संख्या में निवास कर रहे हैं और आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। इसके संबंध में हमने कुछ बिंदु पढ़े थे और हमने पढ़ने का प्रयास किया था कि किस तरीके से आंग्ल भारतीयों का आरक्षण जो है वो हटा दिया गया 104वें संविधान संशोधन 25 जनवरी 2020 के माध्यम से, है ना। ये जो बिंदु मैंने लिखा था उसको थोड़ा सा अपडेट करिएगा आप लोग। अगर आप नोट्स बना रहे हैं और बहुत सारे साथी नोट्स बना भी रहे होंगे और खास तौर पे हमारे पास जो ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे आ रहे हैं वो तो निश्चित तौर पे नोट्स बना ही रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन कुछ क्लासेज उनको उपलब्ध करवाई जा रही है, कुछ क्लासेज ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आप सारे साथी एक बिंदु ऐड करेंगे। पिछली क्लास में हमने जो समझा था, है ना, देखो क्या ऐड करना है, यही ऐड करना है आपको। इसी तरीके से आपने लिखा होगा नोट्स को। हमने जो पढ़ा था ना, ये सीटें ऐड करवा देता हूँ कल की क्लास में। वैसे मैंने टोटल सीटें तो बता दी थी आपको SC ST से संबंधित, ठीक है ना, लेकिन लिखवाया नहीं था, वो ऐड कर लीजिए, यही आपको याद रह जाएगा। कल मैंने आपको बताया था कि जो SC ST को रिजर्वेशन है जो 2030 तक बढ़ाया गया वो 2 तरीके का रिजर्वेशन है। लोकसभा में अनुच्छेद 330 में इसका प्रावधान है और विधानसभा में SC ST का रिजर्वेशन अनुच्छेद 332 में प्रावधान है। ये मैंने बता दिया था। अब कितनी सीटें रिजर्व रहती हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो अलग से आप लिख लेंगे यहाँ, लोकसभा में रिजर्व सीटें। SC ST की बात कर रहा हूँ, आंग्ल भारतीयों की बात नहीं कर रहा। लोकसभा में आरक्षित सीटें, वर्तमान में भारत की जो लोकसभा है उसमें कितनी सीटें आरक्षित होती हैं इसको आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। SC ST की बात कर रहा हूँ, लोकसभा में आरक्षित सीटें। कुल सीटों की अगर बात करेंगे ना तो कुल सीटें आरक्षित होती हैं लोकसभा में SC ST के लिए 131। ये शायद मैंने कल आपको बोलकर तो बता ही दिया होगा, है ना। 131 सीटें रिजर्व होती हैं लोकसभा में SC ST के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार, है ना। इसमें याद रखिएगा 131 में से जो SC के लिए रिजर्व होती है ना सीटें
वो होती हैं दोस्तों 84। कितनी? 84। और एसटी के लिए जो रिजर्व होती है ना वो होती है 47। ठीक है ना। वर्तमान में आप 84 और 47 को अगर जोड़ोगे तो 131 सीटें आपको रिजर्व मिलेंगी। वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में 131 सीटें रिजर्व हैं। ठीक है ना, SC ST के लिए, जिसमें से SC के लिए 84 और ST के लिए 47। इसी तरीके से विधानसभा में भी सीटें रिजर्व है। राजस्थान की विधानसभा की बात कर रहा हूँ, ये लोकसभा पूरे देश की बात हो रही है, ये पूरे देश की सीटें हैं 131। पूरे देश में 131 सीटें रिजर्व है SC ST के लिए लोकसभा में। और ये विधानसभा की जो बात कर रहा हूँ, राजस्थान विधानसभा की बात कर रहा हूँ। और राजस्थान विधानसभा की बात करेंगे तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से, राजस्थान विधानसभा में आरक्षित सीटें, राजस्थान विधान सभा में आरक्षित सीटें, में आरक्षित सीटें। राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित है समझिएगा। राजस्थान विधानसभा में टोटल सीटें कितनी है भाई? टोटल सीटें राजस्थान विधानसभा में 200 है। कुल सीटें हैं 200, है ना। कुल सीटें हैं कितनी? 200 राजस्थान विधानसभा में। और 200 में से आरक्षित कितनी है? ध्यान से समझना, 200 में से जो आरक्षित है वह कितनी? 59। SC ST के लिए आरक्षित है कितनी सीटें? 59 सीटें आरक्षित हैं। 59 में से आपको याद रखना है 34 सीटें तो आरक्षित हैं SC के लिए, 34 सीटें SC के लिए आरक्षित हैं और 25 सीटें ST के लिए आरक्षित है। ये समझ लेना, ठीक है ना। इस बिंदु को आप नोट कर देना। पिछली क्लास में हालांकि मैंने बता दिया था आपको, बोलकर तो बता ही दिया था कुल आंकड़ा, ठीक है ना। यहाँ मैं एक बार फिर से नोट करवा रहा हूँ आपको, ये लीजिए, जूम मैंने पूरा कर दिया। जो साथी पिछली क्लास में नोट्स बना चुके हैं, प्लीज अपने नोट्स में कहीं भी आंकड़ा ऐड करिएगा, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मैं पूरा एक बार बोर्ड आपको शो कर रहा हूँ और साथ में दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ, कल की क्लास में हमने कहाँ बिंदु को छोड़ा था, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये दूसरी शक्ति हमने पढ़ी थी विधायिका शक्ति में। राज्यपाल की विधायिका शक्ति में कल की क्लास में जो तीसरा बिंदु हमने पढ़ने का प्रयास किया था, वो तीसरा बिंदु पढ़ा था कि राज्यपाल क्या करता है। राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाता है, यानी सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है और लोकसभा को माफी चाहूंगा विधानसभा को भंग भी कर सकता है। पिछली क्लास में बाकायदा मैं आपको बता चुका हूं कि भाई राज्यपाल जो सत्रावसान करता है, सत्र को बुलाता है या आहूत करता है या फिर विधानसभा को भंग करता है, इसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, उसकी चर्चा मैं डिटेल में नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा लिखित रूप में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा लिखकर, है ना, क्योंकि लिखवा चुका हूँ पिछली क्लास में। और अगर आप पिछली क्लास में नहीं जुड़े, आज पहली दफा इस क्लास को देख रहे हैं, तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि प्लीज आप सारी क्लासेस को देखें जब से मैंने पहली क्लास शुरू की है, क्योंकि हो सकता है कि आपको चीजें बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर नहीं हो रही होंगी। पहली क्लास से देखेंगे चीजें सारी क्लियर होंगी। और जो साथी लगातार देख रहे हैं, अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जितना हो सके, जितना संभव हो सके इसको क्या करें, शेयर करें। और जैसे ही हमारा जो चैनल है, ये मंच है, मोनेटाइजेशन की तरफ जाता है, मोनेटाइज होता है, तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे सब्जेक्ट है वो एक ही मैराथन क्लास के माध्यम से आपको करवा दी जाए, ठीक है ना। चलिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है। आ जाइए तीसरी शक्ति के बारे में बात करते हैं, विधायिका शक्ति के बारे में। तीसरी शक्ति जो हम पढ़ रहे थे ना राज्यपाल की, उसमें हमने आर्टिकल 174 को शामिल किया था, है ना। आर्टिकल 174, आर्टिकल 174 के बारे में डिटेल में नहीं लिख रहा, कल मैंने लिखवा दिया है, क्योंकि दोबारा वक्त जाया करने से फायदा नहीं है। इसको हमने तीन तरीके से समझने का प्रयास किया था। एक तो समझा था आर्टिकल 174 सब क्लोज फर्स्ट, ये तो समझा था ना, आर्टिकल 174 सब क्लोज फर्स्ट। इसमें राज्यपाल क्या करेगा, विधानसभा सत्र आहूत करेगा, विधानसभा सत्र आहूत करेगा, ठीक है ना। विधानसभा सत्र आहूत करेगा, आहूत का मतलब कल की क्लास में मैंने आपको बताया होगा, आहूत होता है विधानसभा का सत्र बुलाना, ठीक है ना। एक हमने समझने का प्रयास किया था आर्टिकल 174 का ही खंड 2, आर्टिकल 174 का ही खंड 2, और इसमें सब क्लोज हमने लिखा था कै। इस समय इसमें लिखा गया था कि राज्यपाल विधानसभा सत्र को क्या करेगा, सत्रावसान करेगा। विधानसभा सत्र का क्या करेगा, राज्यपाल सत्रावसान कर सकता है। सत्रावसान क्या होता है, ये हमने समझा था, सत्र को समाप्त करना। और तीसरा बिंदु हमने जो पिछली क्लास में यहाँ लिखा था, वो लिखा था आर्टिकल 174 सब क्लोज सेकंड और ख। इसमें लिखा था राज्यपाल चाहे तो राज्यपाल क्या कर सकता है, विधान सभा को भंग कर सकता है। क्या कर सकता है, विधानसभा को भंग
कर सकता है। ठीक है ना। संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है? सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये था कि सर ये विधानसभा सत्र क्या होता है। ठीक है, आ जाइए, यहाँ तक के बिंदुओं को पिछली क्लास में हमने लिख लिया था, आगे के बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। विधायिका शक्ति में तीसरी शक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा अब जो प्रश्न होगा वो ये होगा कि सर सत्र क्या होता है। देखो ध्यान से समझना है। अगर मैं सामान्य भाषा में आपको कहना चाहूं तो कल की क्लास में मैंने शायद बताया था, दोबारा दोहरा रहा हूं, जो साथी नए हैं वो समझने का प्रयास करें। सत्र क्या होता है? सत्र ये होता है कि भाई विधानसभा ने 1, 2, 3 महीने काम किया, जितने भी माह क्या सत्र होते हैं, कैसे काम करते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। एक बार उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ। जैसे 3 महीने विधानसभा ने काम किया, फिर विधानसभा ने कुछ बीच में क्या लिया, गैप लिया, ठीक है ना, और फिर दोबारा काम करना शुरू किया। 3 महीने तक जो काम किया उसे हम कहेंगे सत्र। फिर विधानसभा ने 2 महीने काम किया, फिर गैप ले लिया, अब 2 महीने की जो समय अवधि होगी उसे कहेंगे सत्र। ठीक है ना। फिर 1 महीने काम किया और फिर बीच में गैप लिया, 1 महीने जो काम किया उसे बोलेंगे सत्र। कहानी क्लियर है? अब आप कहेंगे सर हमारे संविधान में सत्र का क्या प्रावधान है? तो कल की क्लास में मैंने आपको लिखवाया था, दोबारा नोट नहीं करवाऊंगा, वक्त खराब नहीं करेंगे। अब कल की क्लास में हमने लिखा था कि भारत का संविधान तो केवल ये कहता है कि 1 वर्ष में जो पहला सत्र हो, पहले सत्र की अंतिम बैठक और अंतिम सत्र की जो पहली बैठक है उसमें 6 महीने से ज्यादा का अंतराल ना हो। यानी हमारा संवैधानिक प्रावधान यही कहता है कि इस भाषा को समझने का प्रयास करेंगे कि पहले सत्र की अंतिम बैठक और अंतिम सत्र की पहली बैठक में 6 महीने का अंतर नहीं हो। तो कुल मिला के यही कहना चाहता है कि एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने ही चाहिए। कहानी क्लियर है? ये हमारा संवैधानिक प्रावधान है। और हमने कल की क्लास में ये भी लिखा था कि एक सत्र में कम से कम, एक कैलेंडर वर्ष में, माफी चाहूंगा सत्र मैं बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 60 बैठकें होनी चाहिए विधानसभा की। ये हमने पढ़ने का प्रयास किया था कल की क्लास में, मैंने नोट भी करवा दिया, लिखवा भी दिया। अब बात करते हैं परंपरा क्या है, इन सत्र को बुलाने की परंपरा क्या है। संविधान तो डायरेक्टली बात करें तो कितने की बात करता है? केवल 2 सत्र बुलाने की बात करता है और एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 60 बैठकों की बात करता है। लेकिन परंपरा क्या है, कितने सत्र बुलाए जाते हैं? देखिए विधानसभा की बात करें या हमारे संसद की बात करें तो भारत के संविधान में उल्लेखित है कि जो संसद है वह विधानसभा है या विधानमंडल कह दूं मैं, जिस तरीके से देश में हम संसद कहते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा, उसी तरीके से राज्यों में होता है विधानमंडल, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है ना। और विधान परिषद 6 ही राज्यों की होता है, विधानसभा सभी राज्यों की होती है। विधान परिषद 6 ही राज्यों की क्यों होता है, इस सवाल का जवाब मैं आपको विधानमंडल पढ़ाते समय दूंगा, यहाँ जवाब नहीं दूंगा। एक बार जब मैंने परिचय दिया था राज्य सरकार का, वहां मैंने आपको इसका जवाब दिया होगा अगर आपने देखा है। ठीक है, राजस्थान में केवल विधानसभा है। अब हम क्या बात कर रहे थे? सत्र की बात कर रहे थे। आमतौर पर विधानसभा या विधानमंडल कह दो, विधानमंडल दोनों सदनों को मिलाकर बोला जाता है, विधानसभा अकेले विधानसभा एक सदन को ही कहा जाता है। विधानमंडल को राज्यों में और केंद्र में संसद को खुद के संचालन के लिए खुद का नियम बनाने का अधिकार है। उनकी खुद की नियमावली होती है, खुद के नियम कायदे खुद को बनाने का अधिकार है। ये भारत का संविधान उनको अधिकार देता है। तो उस अधिकार का प्रयोग करते हुए कितने परंपरागत रूप से कितने सत्र बुलाए जाते हैं, आ जाइए उनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारी जो विधानसभा है, हमारी जो राज्य के सदन है, विधानमंडल कह लीजिए, विधानमंडल कहेंगे तो दोनों हो जाएंगे, विधानसभा व विधान परिषद, और विधानसभा कहेंगे तो एक ही सदन होगा विधानसभा। क्योंकि राजस्थान एक सदनीय है, राजस्थान में केवल विधानसभा होता है, इसलिए मैं बार बार विधानसभा नाम ही प्रयोग कर रहा हूं। जिस तरीके से संसद 1 वर्ष में काम करती है वैसे ही हमारी विधानसभा काम करती है ना। जैसे विधानसभा की बात करें तो ये घटते क्रम में काम करती है। कौन से क्रम में? घटते क्रम में काम करती है। सबसे पहले 3 महीने काम करेगी, पहले यहाँ लिख देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ समझा दूंगा, है ना। पहला जो सत्र होता है वो होता है कितने महीने का? 4 महीने का। विधानसभा का पहला सत्र कितने महीने का होता है? 4 माह का होता है। ठीक है ना। दूसरा सत्र होता है कितने माह का? 3 माह का। ये सत्र संसद के भी ऐसे ही होते हैं, 4 माह, 3 माह, और लास्ट सत्र होता है कितना? 2 माह का। इस तरीके से काम करती है। टोटल जो विधानसभा है ना वो 4, 3, 7 और 2, 9 ही माह काम करती है। विधानसभा या संसद जो है वो दोनों ही 12 महीने काम नहीं करते। ये परंपरा सत्र 3 बुलाने की है। पहला सत्र 4 महीने का, दूसरा सत्र कौन सा? 3 महीने का, और तीसरा सत्र 2 महीने का। कैसे काम करते हैं सत्र? यानी कुल सत्र कितने हुए? कुल सत्र हुए 3, कुल माह कितने हुए? 9। कैसे काम करती है ध्यान से समझने का प्रयास करना है। पहला जो सत्र होता है ना दोस्तों, इस सत्र का नाम है बजट सत्र।
पहले सत्र को बजट सत्र बोला जाता है। देखो आप इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास करना कि यूं तो पूरी दुनिया का जो नया साल है वो कब शुरू होता है। दुनिया का नया साल 1 जनवरी से शुरू होता है, लेकिन भारतीय कैलेंडर के अनुसार, जहां तक मैं हमारी संस्कृति के बारे में जानता हूं, भारतीय कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष 1 जनवरी से शुरू नहीं होता। नव वर्ष शुरू होता है मार्च के अंतिम सप्ताह में, या 1 अप्रैल को आप कह सकते हैं। 1 अप्रैल को नव वर्ष शुरू होता है। तो भाई 1 अप्रैल को नव वर्ष शुरू होता है, तो भारत की संसद में भारत के राज्यों की जो विधानसभा है वो अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्यों काम करेगी, भारतीय कैलेंडर के अकॉर्डिंग काम करेगी। यानी हम भी ये मान के चलते हैं कि हमारा नया साल कब शुरू हो रहा है, हमारा वित्त वर्ष कब से शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। समझ पा रहे हैं ना, हमारा वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। यानी हमारी संसद ने, हमारा जो संसद मतलब हमारी जो विधानसभा है, हमारे राजस्थान में 1 वर्ष में कितना पैसा आएगा, कितना पैसा लगेगा, इसमें मैं एक शब्द प्रयोग कर सकता हूं। इसे मैं कह सकता हूं वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, 1 वर्ष में कितना पैसा लगा, कितना पैसा आया, है ना। ये हमारी विधानसभा ने रिकॉर्ड तैयार किया होगा, और पिछला जो रिकॉर्ड तैयार किया होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करना, ये किया होगा इन्होंने कब से लेकर सर, मार्च, है ना, माफी चाहूंगा, अप्रैल, 1 अप्रैल 2023 से लेकर कब तक भाई, 31 मार्च 2000, चलो पिछले साल का उदाहरण ले लेते हैं, 1 मार्च 2022 से लेकर कब तक भाई, 31 मार्च 2023 तक। ये ध्यान से समझने का प्रयास करना है। यानी हमारी संसद क्या करती है ना, प्रत्येक साल पूरे वर्ष का लेखा जोखा तैयार करती है। संसद का मतलब विधानसभा, राज्यों की बात करोगे विधानसभा, देश की बात करेंगे तो संसद, ठीक है ना। लेखा जोखा तैयार करती है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2023 तक पूरा लेखा जोखा तैयार किया ना, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा लगेगा, उसे बोला वार्षिक वित्तीय विवरण। कहानी क्लियर है। और हमारे पास जो लेखा जोखा तैयार है वो 31 मार्च तक का ही तैयार होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अप्रैल से हमें नया रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा कि आने वाले अगले 1 साल में कितना पैसा लगना है और कितना पैसा आना है। और जब 1 अप्रैल से नया लेखा जोखा ही शुरू हो जाना है, इसीलिए हमारी जो विधानसभा है, और हम बड़े राज्यों में शामिल हैं, राजस्थान बड़े राज्यों में शामिल है, और आमतौर पे भारत में कोई इतना छोटा राज्य तो है ही नहीं। 1-2 राज्यों को छोड़ दें, गोवा को छोड़ दें आप, या फिर पांडिचेरी की आप बात कर लें, 1-2 क्षेत्रों को छोड़ दें, तो बाकी बहुत छोटे राज्य है नहीं, बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है भारत। तो 1 अप्रैल से नया लेखा जोखा जो है वो शुरू हो जाना, इसलिए हमारी जो विधानसभाएं हैं वो 1 अप्रैल से 2 महीने पहले ही काम करना शुरू कर देती हैं। किसके ऊपर, वार्षिक वित्तीय विवरण के ऊपर। किसके ऊपर, वार्षिक वित्तीय विवरण के ऊपर, कि इस वर्ष हमें कितना पैसा लगाना है, कितना पैसा हमारे पास आना है। और इसी वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है बजट। क्या कहा जाता है, बजट। ध्यान से समझना दोस्तों, भारत के संविधान में बजट शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं है। भारत के संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। 1 अप्रैल से चूंकि नया साल शुरू हो जाता है, इसलिए 2 महीने पहले हमारी विधानसभा वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करना शुरू कर देती है। और 2 महीने पहले का मतलब हुआ कि पहला सत्र जो होता है वो कब से शुरू होता है, पहला सत्र फरवरी से शुरू हो जाता है। कब से शुरू होता है, फरवरी से शुरू होता है, और 4 महीने चलता है। काफी लंबी सारी प्रोसेस होती है इसमें। पहले बजट पेश होगा, है ना, वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाएगा। बजट पेश करने के बाद बजट पे अनुदान की मांगे की जाएगी, बजट पे बहस की जाएगी, है ना, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद जो विभागीय समितियां हैं, बजट विभागीय समिति को सौंपा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लंबी प्रोसेस होती है। बजट के ऊपर बहस भी होती है, सारी चीजें होती है, ठीक है ना। लेकिन ये जो सत्र चलता है ना, ये 4 महीने तक चलता है। यानी 4 महीने काउंट करो, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। 4 महीने का सत्र कितने तक चला, मई तक। कितने माह हुए सर, 4 माह। अब इन 4 महीनों की जो कार्रवाई हुई, इसमें हमने सबसे पहला काम क्या किया, बजट पेश किया। और बजट पेश करने के कारण हम इन्हें कहते हैं कौन सा सत्र, बजट सत्र। कौन सा सत्र, बजट सत्र। कहानी क्लियर है ना। विधानसभा का या संसद का पहला सत्र बजट सत्र होता है, फरवरी से शुरू होता है, मई तक चलता है, 4 महीने चलता है। मैंने कहा घटते क्रम में चलता है। ये देखिए बताने का प्रयास किया था, पहला सत्र 4 महीने का हो गया, समझ लिया हमने। पहले सत्र का नाम बजट सत्र। और पहले महीने के बाद 1 माह का क्या आ जाता है, 1 माह का अवकाश आ जाता है। 1 माह का अवकाश, इसका मतलब ये हुआ कि विधानसभा 1 महीने तक अपने सत्र में काम नहीं करती। कहानी क्लियर है। 1 महीने का अवकाश है। देखो फरवरी से लेकर मई तक काम किया, 1 महीने का अवकाश आने का मतलब है
कि जून का अवकाश आया, दूसरा सत्र कब से शुरू होगा, जुलाई से शुरू हो जाएगा। कब से शुरू हो जाएगा, जुलाई से। आप गौर करें, बोर्ड के उस कोने पे लिखा हुआ है दूसरा सत्र कितने महीने का होता है, दूसरा सत्र 3 महीने का होता है। 3 महीने का मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर, जुलाई से सितंबर तक चलता है। इसका नाम क्या रखा गया सर, पहले सत्र में बजट पेश किया गया तो हमने बजट नाम रख दिया। दूसरे सत्र का नाम क्या है, देखिए अगर आप इस जुलाई पे गौर करेंगे तो जुलाई में 2 महत्वपूर्ण चीजें राजस्थान में होती हैं, राजस्थान में नहीं भारत में भी होती हैं, है ना। जुलाई में एक तो भारत में जून जुलाई में भारत में मानसून प्रवेश करता है, और दूसरा जून जुलाई में, हालांकि आपको पता है, आप भूगोल पढ़ते हैं, जून के महीने में सूर्य कर्क रेखा पे होता है और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, प्रचंड गर्मियां भी होती हैं, है ना। यानी जून जुलाई का महीना प्रचंड गर्मी का महीना होता है और मानसून के आगमन का ये महीना भी होता है। इसीलिए इस सीजन के अनुसार इस सत्र का नाम रखा गया। इस सत्र का नाम यानी इसका सत्र का नाम होता है मानसून सत्र या ग्रीष्मकालीन सत्र। ये कितने महीने का होता है, 3 महीने का होता है। कितने महीने का, 3 महीने का। नाम इसके 2 प्रयोग किए जा सकते हैं, या तो इसे सत्र को बोलिए कौन सा, ग्रीष्मकालीन सत्र, गर्मी का मौसम होने के कारण कौन सा सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, या फिर इसे बोल दीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कौन सा सत्र, मानसून सत्र। कौन सा सत्र, मानसून सत्र। कहानी क्लियर है। और मानसून सत्र के फिर 1 महीने तक क्या आ जाता है, फिर 1 महीने का अवकाश आ जाता है। कहानी क्लियर हुई। अब देखिए, जुलाई से सितंबर तक काम किया, 1 महीने का अवकाश आया। कौन से महीने का अवकाश आ गया सर सितंबर के बाद 1 महीने का अवकाश है, अक्टूबर का अवकाश आ जाएगा। अंतिम सत्र कितने महीने का होता है, अंतिम सत्र 3 महीने का होता है, अक्टूबर का अवकाश आ गया। कहानी क्लियर है। और तीसरा सत्र कितने महीने का, 3 महीने का बोल दिया, माफी चाहूंगा मैंने, 2 महीने का अंतिम सत्र होता है। अक्टूबर का अवकाश आया तो फिर 2 महीने कौन से रहे, नवंबर और दूसरा दिसंबर। कहानी क्लियर है। और नवंबर दिसंबर ये सत्र कितने महीने का, 2 माह का होता है। कहानी क्लियर है। इस सत्र को क्या बोला जाता है सर, इस सत्र को आप देखें, नवंबर में, अगर अक्टूबर नवंबर की बात करें तो भारत में दीपावली के आसपास का समय होता है। भारत एक बहुत बड़ा एक हिंदू राष्ट्र है, हालांकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का संविधान सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है, लेकिन बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पे हिंदू संप्रदाय, सनातन संप्रदाय की आपको मिलेगी। और सनातन लोगों के लिए, सनातन के लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक त्योहार है दीपावली। इसीलिए मैं दीपावली का उदाहरण ले रहा हूँ। अगर अक्टूबर नवंबर की बात करें, दीपावली के आसपास का मौसम होता है, और इसमें हम देखेंगे कि सर्दियों का आगमन शुरू हो जाता है ना, धीरे धीरे। मैं ये कह सकता हूँ कि हल्की हल्की सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है। सर्दी के कारण इस सत्र का नाम क्या रखा, इस सत्र का नाम रखा शीतकालीन सत्र। कौन सा, शीतकालीन सत्र। कौन सा सत्र रखा सर, शीतकालीन सत्र। कहानी क्लियर है। फिर 1 महीने का क्या आ जाएगा, अवकाश आ जाएगा। 1 महीने का अवकाश आया तो कौन से महीने का अवकाश आ गया, आप कहेंगे सर अगर दिसंबर के बाद 1 महीने का अवकाश आया तो जनवरी का अवकाश आ गया। फरवरी से पुनः अगले बजट की तैयारी शुरू कर दी जाती है। कहानी क्लियर हुई। चलिए एक बार मैं पूरा स्लाइड आपको दिखा दे रहा हूँ कुछ सेकंड के लिए। वैसे ये सारी की सारी चीजें आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है वहाँ ये वीडियो उपलब्ध, माफी चाहूंगा, पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाई जाती है। फिर भी अगर कोई बच्चा, कोई साथी साथ साथ लिख रहा है तो 1 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से इसको छापे। मतलब ये लिखना नहीं है, वैसे जल्दी समझने का प्रयास करना है। ये नोट्स में लिखना नहीं है आपको, है ना, ये समझाने के लिए मैंने प्रयोग किया। लिखना वही है जो मैं कंटिन्यू आपको लिखवा रहा हूँ। एक बार इसको देख ले। देखो क्या समझने का प्रयास किया। हम क्या कर रहे हैं, हम विधायिका शक्ति में बात कर रहे हैं, और विधायिका शक्ति में कौन सी शक्ति पढ़ रहे हैं, शक्ति नंबर 3 पढ़ रहे हैं। और 3 नंबर शक्ति का जिक्र जो हमने पढ़ा वो आर्टिकल 174 में है। आर्टिकल 174 का जो सब क्लोज फर्स्ट है, सब क्लोज सेकंड क और सब क्लोज सेकंड ख कहता है कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र आहूत करता है यानी बुलाता है। राज्यपाल विधानसभा के सत्र को सत्रावसान करता है यानी समाप्त करता है। राज्यपाल विधानसभा को भंग भी कर सकता है। अब सत्र 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 शब्द आया, सत्र क्या होता है, तो संविधान में सत्र का क्या उल्लेख है, संविधान में ये उल्लेख है कि पहले 1 वर्ष में, 1 वर्ष का जो पहला सत्र होता है उसकी अंतिम बैठक और अंतिम सत्र की पहली बैठक में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी कम से कम संविधान कहता है कि 2 सत्र तो होने ही चाहिए, है ना। और एक कैलेंडर वर्ष में विधानसभा या संसद की कम से कम न्यूनतम 60 बैठकें होनी चाहिए। संवैधानिक प्रावधान हमने पढ़ लिया। फिर परंपरा कितने सत्र बुलाने की है, तो परंपरा 3 सत्र बुलाने की है ना, ये हमने पढ़ लिया। प्लीज मैं बार बार कह रहा हूँ नोट्स में ऐड मत कीजिएगा, ये समझाने के लिए मैंने प्रयोग किया है। परंपरा 3 सत्र बुलाने की है। सत्र शुरू होता है फरवरी से, क्योंकि हमारा नव वर्ष कब शुरू होता है,
1 अप्रैल से। फरवरी से लेकर पहला सत्र कितने महीने का चलता है? 4 महीने का। इन 4 महीनों में क्या होता है? बजट पेश किया जाता है, बजट पे बहस की जाती है, सारी चीजें होती हैं। इसीलिए सत्र का नाम ही रख दिया बजट सत्र। मैंने एक शब्द प्रयोग किया, मैंने कहा भारत के संविधान में बजट जैसा कोई नाम उल्लेखित नहीं है। भारत का संविधान बजट को जानता है किस नाम से? वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। बजट सत्र 4 महीने का होता है, फरवरी से लेकर मई तक, और 4 महीने के बाद 1 महीने का क्या आ जाता है? अवकाश आ जाता है। यानी कौन से महीने का अवकाश आया? जून महीने का अवकाश आ जाता है। जून के बाद अगला सत्र शुरू होता है 3 महीने का, जुलाई सितंबर तक, जुलाई अगस्त और सितंबर 3 महीने तक चलता है। जुलाई में भारत में मानसून का प्रवेश होता है, इसलिए इसे मानसून सत्र बोला। गर्मियां पड़ने शुरू हो जाती है, इसलिए ग्रीष्मकालीन सत्र बोला। और फिर ग्रीष्मकालीन मानसून सत्र के बाद 1 महीने का फिर आ जाता है अवकाश। सितंबर के बाद कौन से महीने का अवकाश आया? अक्टूबर महीने का क्या आ जाता है? अवकाश आ जाता है। उसके बाद हमने समझने का प्रयास किया, लास्ट सत्र 2 महीने का होता है, नवंबर और दिसंबर, और ये 2 महीने के सत्र को बोला जाता है शीतकालीन सत्र। और फिर 1 महीने का अवकाश आ जाता है। अवकाश कौन से महीने का आया? जनवरी महीने का अवकाश आता है। कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई? अब आ जाइए उस बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। ये मैंने परंपरागत रूप से सत्र बुलाए जाते हैं, उनकी मैंने चर्चा की है। आ जाइए अब उस शब्दावली को समझने का प्रयास करते हैं जो हमारे सामने लिखी गई है। विधानसभा सत्र बुलाना, बुलाने का मतलब है कि जब विधानसभा का सत्र शुरू होता है, जब विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो ये भारत का संविधान कहता है कि सत्र बुलाएगा कौन? राज्यपाल, है ना। सत्र बुलाने का काम राज्यपाल करता है, ये तो लिखा गया है आर्टिकल 174 में। सत्र बुलाने का काम राज्यपाल करता है। हालांकि राज्यपाल खुद से सत्र नहीं बुलाता, राज्यपाल मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही सत्र बुलाता है। लेकिन भारत का संविधान ये मानता है कि सत्र बुलाने का काम कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है ना। दूसरा, सत्रावसान, जब सत्र समाप्त होता है, हमने पढ़ा कि 1 वर्ष में 3 सत्र होते हैं, और अंतिम सत्र मानसून, अंतिम सत्र शीतकालीन सत्र होता है। जब सत्र समाप्त होते हैं तो सत्र समाप्त होने की घोषणा, समाप्त करने की घोषणा भी कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। सत्र शुरू भी राज्यपाल करेगा, बुलाएगा भी राज्यपाल, सत्र को समाप्त भी कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। तीसरा, विधानसभा को भंग करना। विधानसभा भंग करने का मतलब होता है, देखिए सत्र बुलाना मतलब जो विधायक लोग हैं उनको बुलाना, आमंत्रित करना कि आइए हम विधानसभा में काम करना शुरू कर रहे हैं। साधारण सी भाषा में यही बात है। सत्र का समाप्त करने का मतलब है कि हमने 4 महीने 5 महीने काम कर लिया, अब कुछ समय के लिए हम क्या रहेंगे? अवकाश पे रहेंगे। सत्र समाप्त करना हो गया सामान्य भाषा में। और अगर विधानसभा भंग करने की बात करें तो विधानसभा भंग करने का सीधा सीधा मतलब होता है कि जैसे राजस्थान में 200 विधायक हैं, 200 विधायक हैं, अगर राज्यपाल सत्र बुलाएगा तो बुलाने का मतलब है इन 200 विधायकों को क्या करना होगा? विधानसभा में 200 जरूरी नहीं है, कोई अनुपस्थित भी रह सकता है व्यक्तिगत कारणों से, लेकिन इन 200 विधायकों को बाकायदा सूचना दी जाती है कि आइए विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है। इसे बोलेंगे सत्र आहूत करना, सत्र समाप्त करना, सत्रावसान करना। इन 200 विधायकों को, या विधायक है, इनको कहा जाएगा कि अब हम एक बार कुछ समय के लिए काम नहीं करेंगे, सत्र समाप्त हुआ, ठीक है। अब अगर ये कह दिया जाए कि भाई मैं, राज्यपाल कहे कि मैं इन 200 विधायकों को विधायक ही नहीं मानता, जाइए अब दोबारा चुनाव लड़के आइए, मैं आपको विधायक ही नहीं मानूंगा, अब जाइए दोबारा चुनाव लड़के आइए, आपका विधायक पद समाप्त। कहानी क्लियर? इसे बोलते हैं विधानसभा भंग करना। विधानसभा भंग करना मतलब साधारण भाषा में राज्यपाल विधायकों को विधायक मानने से मना कर दे, दोबारा चुनाव करवाना पड़े, ठीक है ना। इसे बोलते हैं विधानसभा भंग करना। राज्यपाल विधानसभा को भी भंग कर सकता है। ये बिंदु दोबारा नोट नहीं करवाऊंगा, मैंने नोट करवा रखे हैं। अब जो अगला बिंदु है नोट करने योग्य, वो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में यह आएगा कि सर सत्र बुलाता, हमें पता चल गया सत्र होता क्या है, हमें ये भी पता चल गया संवैधानिक प्रावधान क्या है सत्र को लेकर, हमें ये भी पता चल गया कि परंपरागत रूप से वर्तमान में कितने सत्र बुलाए जाते हैं, हमें ये भी पता चल गया कि पहला सत्र कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है, हमें ये भी पता चल गया कि कौन सा सत्र कितने महीने का होता है, हमें ये भी पता चल गया कि कौन से सत्र के बाद कितने माह का अवकाश आता है। लेकिन अब ये बताइए कि राज्यपाल सत्र बुलाता है तो क्या राज्यपाल खुद बुलाता है? खुद बुलाने का मतलब क्या राज्यपाल प्रत्येक विधायक को खुद सूचना देता है या फिर सूचना कोई और व्यक्ति देता है? ध्यान रखना, एक संसद, एक विधानसभा का सचिव होता है। कौन होता है? विधानसभा का सचिव होता है। आमतौर पे सीनियर आईएएस ऑफिसर ही होते हैं, विधानसभा का सचिव होता है। जब सत्र बुलाया जाता है तो राज्यपाल सत्र बुलाने का आदेश देता है, और जो सचिव होता है, विधानसभा सचिव होता है, वो सभी सदस्यों को सत्र बुलाने से 14 दिन पहले क्या करता है? सूचना देता है। ध्यान से समझे, ये बिंदु कल की क्लास में हमने नोट नहीं किया था, इसको यहाँ से आप नोट करना शुरू करेंगे। ये कल मैंने आपको लिखवा दिया था, है ना। लिखे सचिव, सचिव सत्र प्रारंभ, सत्र प्रारंभ होने की सूचना सभी सदस्यों को
सभी सदस्यों को 14 दिन पहले भेजता है। 14 दिन पहले भेजता है। सचिव क्या करता है? सत्र शुरू होने से 14 दिन पहले सभी विधायकों को सूचना देता है कि इस दिन से हम क्या कर रहे हैं, सत्र शुरू कर रहे हैं, ये स्थान रहेगा, सारी सूचनाएं दे दी जाती हैं। अब आप कहेंगे सर समय और स्थान कौन तय करता है? सत्र का समय व स्थान राज्यपाल तय करता है। सत्र का समय व स्थान, सत्र का समय व स्थान, ध्यान रखना, सत्र का समय व स्थान कौन तय करता है? राज्यपाल तय करता है। आमतौर पे ये संविधान कहता है कि सत्र का समय व स्थान राज्यपाल तय करता है, जहां जब बुलाना चाहे, जिस स्थान पे बुलाना चाहे, लेकिन आमतौर पे सत्र बुलाया मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री की सलाह पे ही जाता है, और आमतौर पे सत्र विधानसभा में ही बुलाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपको याद रखना है कि सत्र का समय व स्थान कौन तय करेगा? राज्यपाल तय करेंगे, ठीक है ना। यानी आप ये समझिएगा कि सत्र का समय व स्थान विधानसभा का सचिव तय नहीं करता, बल्कि राज्यपाल तय करता है। विधानसभा का सचिव तो एक जरिया होता है राज्यपाल का आदेश सभी तक पहुंचाने का, ठीक है ना। अब एक बिंदु और नोट कर लीजिएगा, बिंदु नोट करिएगा, सामान्यतः राज्यपाल विधानसभा सत्र मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही बुलाता है। सामान्यतः राज्यपाल सत्र, सामान्यतः राज्यपाल सत्र मुख्यमंत्री, सामान्यतः राज्यपाल सत्र मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद के सलाह पर ही बुलाता है, कहने पर ही बुलाता है, सलाह पर ही बुलाता है। परंतु ध्यान रखना, ये जो परंतु लिख रहा हूं उसको ध्यान से समझना है। परंतु राज्यपाल सब विवेक से भी ऐसा कर सकता है, परंतु राज्यपाल सब विवेक से भी ऐसा कर सकता है। राज्यपाल अपनी इच्छा से भी सत्र बुला सकता है, परंतु राज्यपाल सब विवेक से भी ऐसा कर सकता है। राज्यपाल सब विवेक से भी ऐसा कर सकता है, यानी सत्र बुला सकता है। भारत का संविधान कहता है कि राज्यपाल अपने विवेक से भी सत्र बुला सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सामान्यतः राज्यपाल मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद के कहने पे ही सत्र बुलाता है। जल्दी से इसको छापे, अगर आप साथ साथ लिख रहे हैं जल्दी से छापे, फिर अगली शक्ति चौथी विधायी शक्ति के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। जल्दी से इसको छाप लेते हैं। आगे बढ़े, आ जाइए। चौथी शक्ति को समझना प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। किसमें? विधायी शक्ति, चौथी शक्ति। इसमें आपको अनुच्छेद याद रखना है। 174 पढ़ लिया तो नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल 175। कौन सा? आर्टिकल 175 क्या कहता है? आर्टिकल 75, आ जाइए समझने का प्रयास करते हैं। साधारण भाषा में पहले बता रहा हूं, उसके बाद नोट डाउन करूंगा, उसके बाद लिखूंगा। अनुच्छेद 175 कहता है कि राज्यपाल विधानमंडल में, विधानमंडल मतलब जिन राज्यों में विधानसभा विधान परिषद दोनों होते हैं, विधानमंडल में या फिर विधानसभा में, विधानसभा का मतलब जिन राज्यों में केवल एक सदन है, विधानसभा, राज्यपाल विधानमंडल में या विधानसभा में भाषण व अभिभाषण कर सकता है, यानी भाषण दे सकता है। और यदि कोई विधेयक, यदि कोई ऐसा कानून है जो विधानमंडल में यानी दोनों सदनों में या फिर किसी एक सदन में लंबित है, यदि कोई विधेयक लंबित है तो उस लंबित विधेयक पर शीघ्रता से विचार करने का आदेश, निर्देश दे सकता है। सीधी सी बात, राज्यपाल क्या कर सकता है? विधानमंडल या विधानसभा में भाषण कर सकता है और विधानमंडल या विधानसभा में लंबित विधेयकों के संबंध में जल्दी से उस विधेयक के ऊपर विचार करने का निर्देश दे सकता है। इसी बिंदु को हमें समझने का प्रयास करना है। आ जाइए समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। राज्यपाल
राज्यपाल विधानमंडल, विधानमंडल का मतलब दोनों सदनों वाले राज्यों के ऊपर ये लागू होगा। राजस्थान दोनों सदनों वाला राज्य नहीं है। विधानमंडल या विधानसभा, विधानसभा वाला प्रावधान हमारे ऊपर लागू है क्योंकि हमारे केवल विधानसभा ही होती है, ठीक है ना। राज्यपाल विधानमंडल या विधानसभा को, विधानसभा में, माफी चाहूंगा, विधानसभा में भाषण या अभिभाषण कर सकता है, भाषण या अभिभाषण कर सकता है, यानी इसका सीधा सा मतलब होगा भाषण दे सकता है, ठीक है ना। भाषण या अभिभाषण कर सकता है। इसके अलावा कॉमा लगाएंगे, भाषण या अभिभाषण कर सकता है वह लंबित विधेयकों के संबंध में, वह, या कॉमा लगा लीजिए आप, लंबित विधेयकों के संबंध में, लंबित विधेयकों के संबंध में, लंबित विधेयकों के संबंध में क्या कर सकता है, विधानसभा या विधानमंडल को क्या कर सकता है, निर्देश दे सकता है, यानी उसे यथा संभव जल्दी उसके ऊपर विचार करने की बात कह सकता है। लंबित विधेयकों के संबंध में यथाशीघ्र, यथा शीघ्र विचार, यथाशीघ्र विचार करने का संदेश भिजवा सकता है या भेज सकता है। कहानी क्लियर है ना? बड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना है आपको इस बिंदु को, ठीक है। इसमें दो प्रावधान है, ध्यान से समझिएगा। पहला तो राज्यपाल विधानसभा या विधानमंडल में भाषण या अभिभाषण करेगा। दूसरा, जो विधेयक लंबित है उनके ऊपर जल्दी से विचार करने के लिए क्या करेगा, संदेश भेजेगा। बस इस भाषण व अभिभाषण व यथाशीघ्र विचार करने वाले इन दोनों आर्टिकल्स को आप अलग अलग कर दीजिएगा, जरूरी है क्योंकि पूछा जा सकता है। पहला क्या याद रखना है आपको, भाषण या अभिभाषण, ठीक है ना। अनुच्छेद 175 ही है। अनुच्छेद 175 में आपको सब क्लोज याद रखना है। अनुच्छेद सब क्लोज 1, यानी इसका उपभाग 1 याद रखना है। ये क्या कहता है, राज्यपाल भाषण या अभिभाषण करेगा, भाषण या अभिभाषण। राज्यपाल विधानमंडल में भाषण कर सकता है, अभिभाषण कर सकता है। इसके बारे में कौन प्रावधान करता है, कौन जानकारी देता है, आर्टिकल 175(1), ठीक है ना। दूसरा क्या, लंबित विधेयकों के संबंध में क्या कर सकता है, संदेश भिजवा सकता है या फिर शीघ्रता से क्या कर सकता है, विचार करने की बात कह सकता है। ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 175(2) में। आर्टिकल 175(2) में क्या है, लंबित विधेयकों के संबंध में संदेश, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि डिटेल में ऊपर लिख दिया। लंबित विधेयक को संबंधित, विधेयक संबंधित संदेश व यथा शीघ्र विचार करने का निर्देश, विचार करने का निर्देश, करने का निर्देश दे सकता है। ध्यान से समझना, ये ऊपर जो आर्टिकल 175 लिखा हुआ है इसको मैंने एक साथ लिखा है, यानी आर्टिकल 175 में दोनों प्रावधान जो हैं 175 में ही है। और कभी कभी आजकल के जो परीक्षाएं हैं, आजकल की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें आर्टिकल सीधा पूछने के बजाय सब क्लोज पूछ लिया जाता है। और इसी आर्टिकल 175 को थोड़ा सा मैंने और वाइड कर दिया, इसको 175(1) और 175(2) के रूप में मैंने बता दिया, अलग अलग कर दिया। ये जो प्रावधान है तो प्रावधान यही आर्टिकल 175 में, 175(1) में 2 में, लेकिन मैंने इसको अलग अलग बता दिया आपको कि 175(1) क्या कहता है, 175(2) क्या कहता है। इसी बिंदु को ध्यान से समझने का आपको प्रयास करना है, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको छापे, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे किसके बारे में जानकारी है, कौन से प्रावधान के बारे में जानकारी, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लिख तो रहे हैं साथ साथ।
लिखने की वैसे जरूरत भी नहीं, आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाती है। आ जाइए नेक्स्ट आर्टिकल को पढ़ने, नेक्स्ट शक्ति को पढ़ने का प्रयास करते हैं, अगली शक्ति पढ़ने का प्रयास करते हैं विधायिका के रूप में पांचवी शक्ति। और ये आपको याद रखना है अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 176 इसमें कर लीजिएगा सब क्लोज फर्स्ट, इसको एक साथ ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या कहता है, इसमें सामान्य सी जानकारी है, एकदम सामान्य सी जानकारी है ना। पहले मैं बता देता हूँ आपको, पिछली जो स्लाइड समझाई है वहां बता देता हूँ, फिर लिखने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, लिखेंगे तो सही हम, लेकिन समझ में आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझना, हमने अभी विधानसभा के सत्र को समझा था, समझा था नहीं समझा था, कहाँ लिखा था हमने विधानसभा के सत्र के बारे में, ये तो लिखा था। एक मिनट, यहाँ लिखा था, देखिए हमने समझा ना कि विधानसभा का सत्र आमतौर पे प्रत्येक वर्ष के बाद, अब देखो फरवरी में बजट जो सत्र शुरू हुआ और सत्र समाप्त कब हो गया, समाप्त हो गया दिसंबर में, यानी प्रत्येक दिसंबर के बाद सत्र शुरू होगा या नहीं होगा, आपके आंसर बिल्कुल होगा। अब प्रत्येक दिसंबर के बाद जब नया सत्र शुरू होता है तो इसे क्या बोलेंगे, प्रत्येक वर्ष नया सत्र, प्रत्येक वर्ष नया सत्र, ठीक है ना। अब ये तो हुआ प्रत्येक वर्ष नया सत्र जो फरवरी से शुरू होकर दिसंबर को खत्म हो जाता है। और एक मुझे ये बताइए कि अभी जैसे चुनाव हुए हैं, अपने विधानसभा में चुनाव हुए, माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, अब पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल चुनाव होंगे, और चुनाव होने के बाद दोबारा सरकार बनेगी, और दोबारा सरकार बनेगी तो इसे क्या बोलेंगे, प्रत्येक वर्ष नया सत्र नहीं बोलेंगे, विधानसभा का नया सत्र, नई विधानसभा गठित होगी ना, विधानसभा का नया सत्र। यानी सत्र दो तरीके से नए हो सकते हैं, एक तो विधानसभा का नया सत्र हो सकता है, तो एक प्रत्येक वर्ष का नया सत्र हो सकता है। नया सत्र कोई भी हो, चाहे चुनाव होने के बाद विधानसभा का पहला सत्र हो या फिर प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र हो, इन दोनों ही सत्र की शुरुआत में राज्यपाल क्या करता है, विधानसभा में भाषण देता है, और इसी भाषण की जानकारी दी गई है आर्टिकल 176(1) में। आ जाओ समझने का प्रयास करते हैं, लिखेंगे प्रत्येक वर्ष के प्रारंभिक सत्र, प्रारंभिक की जगह थोड़ा सा आसान करते हैं, शुरुआती सत्र लिख देते हैं, प्रत्येक वर्ष के शुरुआती सत्र व नई विधानसभा गठित होने के बाद, नई विधानसभा गठित होने के बाद, नए चुनाव होने के बाद, गठित होने के बाद, गठित होने के बाद प्रथम सत्र को राज्यपाल संबोधित करेगा, राज्यपाल संबोधित करता है, या मैं कह सकता हूं संबोधित करता है को लिख सकता हूं भाषण देता है, भाषण या अभिभाषण करता है, भाषण या अभिभाषण करता है। कहानी क्लियर है ना, बस इतना समझना है। प्रत्येक साल जब भी नया सत्र शुरू होता है या चुनाव होने के बाद विधानसभा का पहला सत्र होता है, तो राज्यपाल राज्य के नाम एक भाषण देता है। आमतौर पे इसमें होता कुछ नहीं है, सामान्यतः भारतीय संविधान की परंपरा है। इसमें राज्यपाल क्या करता है, सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है, उपलब्धियां गिनाता है, सरकार की जो कमियां रहती हैं कमियों के बारे में कहता है ना। तो ये संबोधन होता है एक तरीके से, इसे आप राज्य के नाम संबोधन मान लीजिए, इसे बोलते हैं राज्यपाल का विशेष भाषण या अभिभाषण। इसे ही राज्यपाल का विशेष भाषण या अभिभाषण बोला जाता है। विशेष इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रत्येक 5 साल बाद जब चुनाव होते, चुनाव होने के बाद पहले विधानसभा सत्र को संबोधित करते समय अभिभाषण दिया जाता है, और प्रत्येक वर्ष जब नया सत्र शुरू होता है तब भी ये भाषण दिया जाता है। और प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक चुनाव के बाद जो राज्यपाल द्वारा विधानसभा में भाषण दिया जाता है उसका जिक्र है भारतीय संविधान के आर्टिकल 176 में। कौन से में? आर्टिकल 176 में। आ जाइए नेक्स्ट विधायी शक्ति के बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट विधायी शक्ति है शक्ति नंबर 6। शक्ति नंबर 6 आपको भूलना नहीं है, कंटिन्यूटी याद है ना। पहला हमने पढ़ा, पहली शक्ति विधायी शक्ति में पढ़ी आर्टिकल 171 सब क्लोज
3। दूसरी शक्ति पढ़ी है हमने आर्टिकल 333 आंग्ल भारतीयों से संबंधित। तीसरी शक्ति हमने पढ़ी आर्टिकल 174 राज्यपाल के सत्रावसान, राज्यपाल के विधानसभा सत्र बुलाने व विधानसभा भंग करने से संबंधित। चौथी शक्ति जो हमने पढ़ी वो कौन सी पढ़ी है? चौथी शक्ति हमने पढ़ी कि राज्यपाल क्या करता है? भाषण या अभिभाषण करता है। पांचवी शक्ति हमने पढ़ी कि प्रत्येक वर्ष के बाद भाषण या अभिभाषण करता है। यही तो पढ़ा ना हमने, ये शक्तियां पढ़ी हैं। हाँ, इन्हीं को हमने पढ़ा होगा। ठीक है, अब छठी शक्ति के ऊपर बात करना शुरू करते हैं। इसमें आपको याद रखना है अनुच्छेद 180। कौन सा याद रखना है? अनुच्छेद 180। हालांकि ये जो अनुच्छेद मैं बता रहा हूं आपको, ये वाला अनुच्छेद दोबारा रिपीट होगा विधानसभा पढ़ते समय, बहुत डिटेल में रिपीट होगा, लेकिन यहाँ समझ लीजिए, है ना। बस बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही शॉर्ट में इसको समझिए। भारतीय संविधान का आर्टिकल 180 कहता है यदि विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए, विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए, तो राज्यपाल क्या करता है? उस रिक्त पद के स्थान पे नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की क्या करता है? नियुक्ति करता है। बस इतना याद रखना है। क्यों इतना कम क्यों बता रहा हूँ? इतना कम इसलिए बता रहा हूँ कि विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुनाव कैसे किया जाता है, कैसे हटाया जाता है, अगर विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष उपस्थित नहीं हो तो कौन उनकी जगह कार्य करेगा, उन्हें हटाने का क्या प्रावधान है, इसको डिटेल में विधानसभा में पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ बहुत डिटेल में इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। यहाँ केवल इतना याद रखें कि विधानसभा अध्यक्ष का पद या उपाध्यक्ष का पद यदि रिक्त होता है तो उस रिक्तता को भरने का काम, उस जो खाली पद को भरने का काम वो कौन करता है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यहाँ केवल इतना याद रखिए, और डिटेल में विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में विधानसभा के टॉपिक में हम जानेंगे। आ जाइए, इसमें केवल इतना लिखना है, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद रिक्त होने पर, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद रिक्त होने पर, पद रिक्त होने पर राज्यपाल नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। राज्यपाल नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। बस इसके बारे में केवल इतनी ही चीजें याद रखिएगा। भरोसा रखिए, बहुत डिटेल में आपको मैं विधानसभा के टॉपिक में इस बिंदु के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है ना, ये राज्यपाल की शक्ति थी, विधायी शक्ति थी, तो बीच में बताना जरूरी था, क्योंकि आर्टिकल्स जो हम पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद जो हम कर्म में पढ़ रहे हैं, उनके कर्म को टूटने नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, है ना, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। आ जाइए, अब नेक्स्ट बिंदु पे चर्चा करते हैं। विधायी शक्ति में शक्ति नंबर 7 को पढ़ने का प्रयास करते हैं, और 7 नंबर शक्ति है कौन सी? अनुच्छेद 192, अनुच्छेद 192। आ जाइए, इसको लिखने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 192 क्या कहता है? अनुच्छेद 92 कहता है कि अनुच्छेद 191 में वर्णित, अनुच्छेद 191 में वर्णित या उल्लेखित शब्द थोड़ा बेहतर रहेगा। अनुच्छेद 191 में उल्लेखित, अनुच्छेद 191 में उल्लेखित विधानसभा सदस्यों की, विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित, अयोग्यता से संबंधित, अयोग्यता से संबंधित निर्णय, अयोग्यता से संबंधित निर्णय राज्यपाल लेता है, राज्यपाल लेता है। क्या समझे भाई? ध्यान से समझने का प्रयास करना है। इस बिंदु को थोड़ा सा ध्यान से समझ ले, लिखना आपको इतना ही, समझ ले। अगले स्लाइड पे समझाता हूं, देखो, सुनो ध्यान से। होता ये है ना कि हमारे जो विधानसभा है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? विधानसभा की बात कर रहा हूं। अपनी जो विधानसभा है, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं
वो किन आधारों पर अयोग्य करार दे दिए जाएंगे, किन आधारों पे वो क्या होंगे, अयोग्य होंगे। ध्यान से समझना है, विधानसभा सदस्य किन आधारों पे अयोग्य हो जाएंगे, उसका जिक्र है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 में। बहुत ध्यान से समझना है कौन सी अयोग्यताएं, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम बात विधानसभा पढ़ते समय करेंगे, है ना, चिंता नहीं करनी। बस इतना समझिए कि विधानसभा के सदस्य हैं, उनकी अयोग्यता कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 191 में है। और आर्टिकल 191 में उल्लेख की गई किसी भी अयोग्यता के आधार पे यदि ये सवाल उठाया जाता है कि इन आर्टिकल 191 में उल्लेखित किसी भी अयोग्यता के आधार पे कोई भी विधायक अयोग्य हो गया है, उसने लाभ का पद धारण कर लिया है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, समझ पाए, किसी तरीके की अयोग्यता का प्रश्न उठता है, तो अयोग्य है या नहीं है इसका निर्णय कौन लेता है, राज्यपाल लेता है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है सर, ये आर्टिकल कहता है कौन सा, आर्टिकल 192। आर्टिकल 192 ऐसी जानकारी हमें देता है। अब सर कौन कौन सी अयोग्यताएं होती हैं, कौन कौन से आधार पे किसी विधायक को अयोग्य करार दिया जा सकता है। ध्यान से समझना कि अयोग्यताएं कई प्रकार की होती हैं, इन अयोग्यताओं के बारे में हम बात करेंगे विधानसभा पढ़ते समय। पहले मैं यहाँ इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अगर विधानसभा की अयोग्यता के बारे में यहाँ बताना शुरू कर दूंगा तो मेरा टॉपिक बहुत पेचीदा हो जाएगा, आपको दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी। विश्वास रखें, कंटिन्यू पढ़ते रहें, ये सारी चीजें जो विधानसभा संबंधी चीजें हैं विधानसभा पढ़ाते समय बहुत डिटेल में आपको बता दी जाएंगी। अब एक बिंदु और नोट लगाना है आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है, छोड़ना मत, है ना, छोड़ना भी नहीं है, लिखने से भी नहीं छोड़ना और याद भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। क्या बिंदु है सर, हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 192 कहता है कि अनुच्छेद 191 में उल्लेखित विधायकों की अयोग्यता से संबंधित निर्णय कौन लेता है, राज्यपाल लेता है। क्या हर प्रकार की अयोग्यता से संबंधित निर्णय राज्यपाल लेता है, तो मेरा जवाब है जी नहीं, हर प्रकार की अयोग्यता से संबंधित निर्णय राज्यपाल नहीं लेता। तो हर प्रकार की कौन सी अयोग्यता हो सकती है, ध्यान से समझिएगा, यदि आर्टिकल 191 में उल्लिखित कोई अयोग्यता से संबंधित विधायक को अयोग्य करार दिया जाता है तो निर्णय लेगा कौन, राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल भी स्वयं निर्णय नहीं लेगा, वो निर्वाचन आयोग से पूछेगा, और निर्वाचन आयोग अगर कहेगा कि हाँ ये विधायक अयोग्य है तभी राज्यपाल उस विधायक को अयोग्य करार देगा। लेकिन एक और प्रावधान है, उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कभी बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, 10वीं अनुसूची में है दल बदल कानून। दल बदल कानून का मतलब सामान्य सी भाषा में ये होता है कि आज कोई विधायक है, वो किसी ए पार्टी में है और अचानक चलती हुई सरकार में ए पार्टी को छोड़कर बी पार्टी में चला गया, तो उसके ऊपर दल बदल के आरोप लगाए जा सकते हैं। यदि कोई विधायक दल बदल के आधार पे, यदि कोई विधायक सदस्य दल बदल के आधार पे अयोग्य करार होता है या दिया जाता है तो उसका निर्णय राज्यपाल नहीं लेता, इसका निर्णय संबंधित विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ही लिया जाता है। इस बिंदु को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना है, ठीक है ना, नोट करेंगे। 191 में उल्लेखित, यह अनुच्छेद लिखा हुआ 191 में उल्लेखित अयोग्यता से संबंधित निर्णय से संबंधित निर्णय राज्यपाल केंद्रीय चुनाव आयोग के परामर्श पर लेता है। केंद्रीय चुनाव आयोग के परामर्श पर लेता है। राज्यपाल पूछेगा चुनाव आयोग से कि क्या ये अयोग्यता है, अगर चुनाव आयोग कहेगा कि हाँ अयोग्यता है तो राज्यपाल अयोग्य घोषित करेगा उस विधायक को, और अगर चुनाव आयोग ने कहा कि अयोग्यता नहीं है तो राज्यपाल अयोग्य घोषित नहीं करेगा। यानी राज्यपाल का अयोग्यता का निर्णय किसके ऊपर निर्भर करता है, चुनाव आयोग के साथ जो परामर्श हुआ उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ध्यान से समझना है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय, ये लिखना है आपको नोट में, बिंदु नंबर 2, दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय, दल बदल के आधार पे अयोग्यता का निर्णय। अगर स्पेशल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के संबंध में लिखा जाएगा, राजस्थान विधानसभा या विधानसभा सदस्य, विधानसभा अध्यक्ष, माफी चाहूंगा, दल बदल संबंधित अयोग्यता का निर्णय
विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष लेगा। ध्यान से समझना है, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि कौन से आधार पे राज्यपाल सदस्यों की, विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय नहीं लेता। तो दल बदल के आधार पे राज्यपाल अयोग्यता का निर्णय नहीं लेता। राज्यपाल केवल अनुच्छेद 191 में उल्लेखित अयोग्यता के आधार पे निर्णय लेता है। और राज्यपाल निर्णय भी निर्वाचन आयोग के परामर्श पे लेता है। निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पे। लेकिन दल बदल के आधार पे यदि किसी व्यक्ति को, किसी सांसद को, किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जाता है तो ऐसा करना किसका अधिकार है? विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, नेक्स्ट बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं, आठवीं शक्ति को पढ़ने का प्रयास करते हैं। किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल की जो आठवीं शक्ति है ना, राज्यपाल की जो आठवीं शक्ति है वो है अनुच्छेद 200। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ग्राम सेवक में से प्रश्न पूछा गया है ना, कई दफा बहुत अच्छे एग्जामिनेशन में इस आर्टिकल से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें क्या है? आर्टिकल 200 में ये है, लिखेंगे तो इसके बारे में कल, आज लगभग क्लास का समय पूरा हो गया। कोई भी कानून है ना, कोई भी कानून, सामान्य भाषा में बोल रहा हूं, अगर मैं एक संवैधानिक भाषा में बोलूं तो कोई भी विधेयक, किसी भी विधेयक को विधानसभा ने पारित कर दिया या फिर विधानसभा विधानमंडल दोनों ने पारित कर दिया, पारित होने के बाद वो अनुमति के लिए आएगा। किसकी अनुमति के लिए? राज्यपाल की अनुमति के लिए। क्योंकि कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक राज्यपाल अनुमति नहीं देते। अब राज्यपाल के पास अनुमति के लिए जो विधेयक आता है उसके ऊपर राज्यपाल कौन से अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 200 के बारे में। आर्टिकल 200 में, आर्टिकल 200 के बारे में हम बहुत डिटेल में बात आज नहीं, कल की क्लास में करेंगे। मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक की सारी चीजें आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आई होंगी। विधायी शक्ति हमारी कंप्लीट ही होने वाली है। एक आर्टिकल 200 है, इसके बाद आर्टिकल 213 पढ़ना है, उसके बाद विधायिका शक्ति हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम राज्यपाल की आपातकालीन शक्ति के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है ना। आप चाहे तो किसी अच्छी बुक से, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, उससे चीजें पहले भी पढ़ सकते हैं, ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो चीजें और बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाए और आपको ये भी आइडिया रहे कि हम किस स्तर की चीजें पढ़ रहे हैं, किस लेवल की चीजें पढ़ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा आपसे निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही हमारा चैनल मोनेटाइज होता है, मोनेटाइजेशन की ओर हम जाते हैं, तो मोनेटाइजेशन होने के तुरंत बाद आपको लाइव सेशन के माध्यम से बहुत सारे विषयों की मैराथन क्लासेस जो है वो उपलब्ध करवाने की हमारी योजना है। लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा जब आप साथियों के सहयोग से ये चैनल जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, मोनेटाइजेशन की तरफ बढ़ जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा, ताकि हम यूट्यूब की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग क्या आ सके, लाइव आ सके। क्लियर है? इन्हीं बातों के साथ मैं इस क्लास को खत्म कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा। यदि किसी तरीके का कोई भी संदेह, कोई भी डाउट रहता है किसी भी बिंदु में, तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिए जाएंगे। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस टेलीग्राम चैनल पे जो टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाता है, इसकी पीडीएफ भी तुरंत उपलब्ध करवा दी जाती है, ताकि आप जो हमारा परिवार है, जो साथी हैं, उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, कोई दुविधा ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्लास को समाप्त कर रहा हूं। आज इस क्लास के माध्यम से जितने भी लोग जुड़ेंगे मेरे साथ, उन साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।